हेलो एवरीवन। प्रबंधकों को व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसकी लाभदायकता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंध लेखांकन वो शस्त्र है जिसमें खूब सारी तकनीकें हैं। उन तकनीकों का प्रयोग करके प्रबंधक अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते हैं, लाभदायक बनाए रख सकते हैं और अपने स्वामियों को उचित लाभ दिला सकते हैं। इसी क्रम में प्रबंध लेखांकन की एक तकनीक अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस को आज हम समझने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी रेशियो एनालिसिस में हमने पहले के वीडियो में समझा है कि विभिन्न प्रकार के जो अनुपात होते हैं उनको कैसे परिकलित किया जाता है, उनका फार्मूला क्या है, उनका निर्वचन कैसे किया जाता है कि अगर रेशो जो हमने कंप्यूटेशन की उसके आधार पर कैसे इंटरप्रेट करें व्यवसाय की स्थिति को, वो भी हमने समझा है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, व्यवहारिक प्रश्न लेकर कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, उसमें आइटम्स को कैसे सम्मिलित किया जाता है, जो प्रश्न में बैलेंस शीट और अन्य सूचनाएं दे रखी हैं उनको कैसे समायोजित किया जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। रेशियो एनालिसिस में जो विभिन्न फार्मूले दिए हुए हैं, जो विभिन्न सूत्र दिए हुए हैं, उनमें जो भी अंश और हर पक्ष में मद लिखी हुई है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसके लिए आपने पहले वीडियो देखे होंगे जब हमने कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस और उससे ठीक पहले किस प्रकार से बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट को लंबवत स्वरूप में अरेंज किया जाए, ये समझा था। उन दोनों स्वरूपों से, लंबवत स्वरूप से जो वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट थे, उससे हमें विभिन्न मदों को कैलकुलेट करने में, समझने में बहुत सुविधा होगी। तो मेरा आपसे फिर आग्रह है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखें और उसके बाद में फिर कंप्यूटेशन करें, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रश्न लिया है हमने। 31 मार्च 2020 को रामा लिमिटेड का स्थिति विवरण निम्न प्रकार था, जो अगली वाली स्लाइड पर दिया हुआ है। विक्रय की राशि 1,20,000 रुपए थी और हमें निम्न अनुपातों की गणना करनी है। चालू अनुपात करंट रेशियो, त्वरित अनुपात क्विक रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात नेट प्रॉफिट रेशियो, कुल संपत्तियों पर प्रत्याय रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ऋण समता अनुपात डेट इक्विटी रेशियो और स्वामित्व अनुपात प्रॉप्राइटरी रेशियो। रामा लिमिटेड की बैलेंस शीट इस प्रकार से है। जो लेफ्ट साइड में बॉक्स या टेबल आप देख रहे हैं वो इक्विटी और लायबिलिटी को प्रदर्शित करने वाली है, और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं छोटा बॉक्स थोड़ा, वो एसेट्स को बतला रही है। ये वर्टिकल फॉर्मेट में ही है बैलेंस शीट। अगर एसेट वाले बॉक्स को अगर अपन नीचे अरेंज कर दें तो ये वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। अमाउंट के दो कॉलम देख रहे हैं। पहला वाला जो कॉलम है वो इनर कॉलम है, जिसमें कंप्यूटेशन अगर है तो वो दिखाई हुई है, और आउटर कॉलम है, बाहर वाला कॉलम, उसका योग बैलेंस शीट का योग कहलाएगा। कंपनी की शेयर होल्डर फंड बतला रखे हैं बैलेंस शीट में, जिसमें पेड अप कैपिटल है, नेचुरली ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 40,000 रुपए की, और रिजर्व और सरप्लस में जनरल रिजर्व 6,000 रुपए और प्रॉफिट फॉर द ईयर 14,000 रुपए। इसका मतलब पीएनएल अकाउंट्स में सारे प्रॉफिट के संबंधित समायोजन करने के बाद में वो बैलेंस शीट में शेष लाया गया है। ये नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लोन हो गए एक तरीके के। ये 10% लोन ऑन मॉर्गेज, 20,000 रुपए का ऋण है, और इसके ऊपर प्रतिशत चूंकि दे रखा है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्याज 20,000 का 10% सालाना प्रति वर्ष 2,000 रुपये होगा। करंट लाइबिलिटी में दे रखे हैं करंट ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और अदर करंट लाइबिलिटी में फिर प्रपोज डिविडेंड और करंट टैक्सेशन दिए हुए हैं। टोटल है बैलेंस शीट की 1,00,000 रुपए की। इसी प्रकार से एसेट साइड में आप देखें तो फिक्स एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों प्रकार की एसेट्स हैं। 48,000 और 12,000 क्रमशः। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल एट कॉस्ट है,
जब तक प्रश्न में बहुत स्पष्ट सूचना नहीं हो कि गुडविल से इतनी राशि वसूली जा सकती है, हमें मान लेना चाहिए कि गुडविल रिकवरेबल है और इतनी राशि इससे वसूली जा सकती है। करंट एसेट्स हमें दे रखी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यूं तो इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स होते हैं, पर शॉर्ट टर्म है तो ये करंट एसेट में लिखे गए हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक 16,000 रुपए का, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स और बीआर जो भी हैं वो सब 16,000 रुपए के, और कैश एंड इक्विवेलेंट 6,000 रुपए का, योग 40,000 रुपए का करंट एसेट्स हैं, और योग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का मिला के इस बैलेंस शीट का है वो है 1 लाख रुपया। हमें प्रश्न में जो विभिन्न अनुपात कंप्यूट करने के लिए कहे गए हैं कि हमें ये कंप्यूट करना है, उन अनुपातों के सूत्र में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर पक्ष में आने वाली विभिन्न मदें जो होती हैं इस सवाल के हिसाब से, उनमें उनकी कंप्यूटेशन हमने इस स्लाइड पर रखी हुई है। वो कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, इसमें से कौन से आइटम शामिल किए जाते हैं, तो मैं फिर आपको सलाह दूंगा कि आप वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का वीडियो जरूर देखें। उससे आपको सारी मदें समझ में आएंगी कि किस मद में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और वो बैलेंस शीट से किस प्रकार से ली जाती हैं। फिलहाल इस सवाल में देखें तो जो विभिन्न रेशो हैं उनमें जो मदें आई हैं वो हैं येलो वाले कलर में, पीले कलर में आप देख रहे हैं ये विभिन्न मदें हैं। उसके बाद में ब्लू कलर में इस प्रश्न में जो जो चीजें दे रखी हैं उसमें जिनको शामिल करेंगे वो लिखी गई हैं, और इनकी राशियां अगले कॉलम में है और टोटल उससे लास्ट वाले कॉलम में है। करंट असेट्स में इस सवाल में कैश दे रखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, डेटर्स हैं, स्टॉक है, इनको मैंने थोड़ा अरेंज किया है, लिक्विडिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अगर ठीक बाद वाला देखें आप, क्विक एसेट्स, तो पहली चारों मदें, तीनों मदें तो हैं, लेकिन चौथी जो सबसे हार्ड एसेट इनमें से करंट में से भी जो सबसे देर समय में नकद में परिवर्तित होगी वो है स्टॉक। तो क्विक एसेट की गणना में स्टॉक को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से लिक्विडिटी के ऑर्डर में है, इसको ध्यान में रखें। और ये बैलेंस शीट पहले जब हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट के वीडियो देखे थे तब उसमें ये प्रदर्शित हमने किया हुआ है। तो इनको जोड़ दें तो 6,000, 2,000, 16,000, 16,000, तो कुल मिला के करंट एसेट्स से 40,000 रुपए की। क्विक एसेट्स को कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस डेटर्स अगर जोड़ लें तो 6,000, 2,000 और 16,000 मिला के 24,000। इसको हम क्विक एसेट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट है 40,000 और स्टॉक है 16,000, दोनों का डिफरेंस 24,000 आ जाएगा। करंट लायबिलिटी जो इस प्रश्न में दे रखी है ये भी लिक्विडिटी के ऑर्डर में है। क्रेडिटर्स, टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे हार्ड लायबिलिटी है जिसको सबसे देरी से भुगतान करना होगा। हमने अपनी सुविधा के लिए, व्यवसाय के सुचालन के लिए ये लिया हुआ है। अमाउंट है इस प्रश्न में 14,000, 2,000, 2,000, 2,000, कुल मिला के 20,000 की करंट लायबिलिटी है। और नेट प्रॉफिट प्रश्न में दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर है ये, जो सारे समायोजन करने के उपरांत ली गया है। चूंकि इस सवाल में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिजर्व में ट्रांसफर करने के उपरांत है वो बैलेंस शीट में दिखा रखा है 14,000 रुपया, तो वही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से नेट सेल्स बी प्रश्न में सीधे दे रखी है, वो 1,20,000 रुपया। अपने को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर इंटरेस्ट जोड़ना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000 रुपये। और इंटरेस्ट आप देखें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखा है अपने को 10% लोन ऑन मॉर्गेज, जो गिरवी पर ऋण है, बंधक पर ऋण है, उस पर 10% का ब्याज सालाना 20,000 के ऊपर 2,000 रुपया। 14,000 रुपया नेट प्रॉफिट है, दोनों का योग है 16,000 रुपया। इसी प्रकार से टोटल एसेट करें तो दो तरीके हैं कि आप जो एसेट साइड है उसमें लिखे हुए समस्त मदों को जोड़ लें जो कि बैलेंस शीट की टोटल है, उसमें से मिसलेनियस एक्सपेंसेस घटा दें तो ये टोटल एसेट आ जाएगी। ऐसा करते समय ये ध्यान रखें कि अगर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो उसको भी इधर से लाके घटाना पड़ेगा। यानी कि नेट एसेट, नेट फिक्स एसेट्स को हमें लेना है, उसमें करंट एसेट्स को जोड़ देना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसका दूसरा नाम फिक्टिशियस एसेट्स भी है, इनको हमें शामिल नहीं करना है टोटल एसेट में। ये है प्रश्न में 1 लाख रुपया जो बैलेंस शीट की टोटल, क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंसेस है नहीं इस सवाल में। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो जो नेट प्रॉफिट हमें प्रश्न में दे रखा है उसमें हम टैक्स को वापस से जोड़ दें
और इंटरेस्ट को वापस से जोड़ दें तो नेट प्रॉफिट है 14,000 रुपया, और टैक्स भी आप लाइबिलिटी साइड में देखें बैलेंस शीट में तो नीचे नीचे करंट टैक्सेशन दिया हुआ है 2,000 रुपये का, तो वो इसमें जोड़ दें। और इंटरेस्ट हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है मॉर्गेज लोन के ऊपर 20,000 के ऊपर 10%, तो 2,000 वो भी जोड़ दें। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 18,000 रुपया। कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल में फिक्स एसेट्स को जोड़ दें। फिक्स एसेट्स में नेट फिक्स एसेट लेनी है जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल सारी शामिल होगी, पर अगर कोई इंटेंजिबल एसेट ऐसी है जिससे पैसा रिकवर नहीं हो सकता है या उसका अमाउंट कम है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो वही अपने को लेना है, और पैसा रिकवर नहीं होगा तो हमें उस इंटेंजिबल एसेट को शामिल नहीं करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में वर्किंग कैपिटल जो कि कंप्यूट की जा सकती है CA माइनस CL से। ऊपर आप पहले नंबर का और तीसरे नंबर का आइटम देखें तो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है, दोनों का डिफरेंस 40,000 और 20,000 का डिफरेंस तो 20,000 हो गया। और फिक्स एसेट्स आप देखें बैलेंस शीट में एसेट साइड में टेंजिबल दे रखी हैं और इंटेंजिबल दे रखी हैं, दोनों का योग है फिक्स एसेट्स का, तो ये 60,000, दोनों मिला के ये 80,000 रुपया। डेट मॉर्गेज लोन जो प्रश्न में दे रखा है 10%, वो वाला अमाउंट 20,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्विटी जिसका दूसरा नाम प्रॉपराइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, ऑनर्स इक्विटी, कुछ भी इसको बहुत सारे नाम है इसके, नेटवर्थ भी इसी को कहते हैं, ये शामिल किए गए हैं। तो प्रश्न में इस प्रश्न में दे रखा है शेयर कैपिटल इक्विटी है तो वो भी लेंगे और प्रेफरेंस है तो वो भी इसमें शामिल की जाती है। नाम भले ही इसका इक्विटी आपको दिख रहा हो पर इसमें दोनों ही शेयर कैपिटल शामिल होती हैं। इक्विटी, इस सवाल में इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर लाभ इनके हैं तो हानि भी इन्हीं को वहन करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं शेयर कैपिटल जो है वो है 40,000 रुपये की, और जो रिजर्व हैं दोनों 6,000 रुपये का, और प्रॉफिट है वो है 14,000 रुपये का, दोनों मिला के 20,000 रुपये हो गए। और इस प्रश्न में मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं, एसेट साइड में होते हैं ये, तो घटाया हुआ कुछ भी नहीं है, 60,000 रुपये की इक्विटी हो गई। प्रॉपराइटर फंड इक्विटी का ही दूसरा नाम है, यानी सेम राशि आ जाएगी। और प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वास्तव में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर हो तो वो घटा दिया जाता है, इस सवाल में नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा 14,000 रुपीज। प्रश्न में जो रेशोज हमें कंप्यूट करने के लिए कहा गए हैं वो रेशोज हमने इस स्लाइड पर लिए हैं और उसका सूत्र प्रदर्शित है, और पीछे वाली स्लाइड पर हमने इन सारी राशियों की कैलकुलेशन कर ली है। जो भी सूत्र में हमें मदे दिख रही हैं वो सारी राशि हमने पिछली वाली स्लाइड में कंप्यूट की, तो वहां से ये राशि लेके आए हुए हैं हम। और लास्ट वाले कॉलम में आप देख रहे हैं अनुपात, वो अनुपात के रूप में हो सकता है, वो प्रतिशत के रूप में हो सकता है, वो टाइम्स के रूप में हो सकता है, वो रुपीस के रूप में हो सकता है। जैसे अभी अनुपात है उसकी जो व्यक्त करने का तरीका है वो अंतिम वाले कॉलम में आप देख पा रहे हैं। जैसे करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आपने कैलकुलेशन अपनी अभी देखी थी, 40,000 में 20,000 का भाग दे दे 2:1, ये एक उपयुक्त रेशो है, 2:1 ही इसका प्रमाप भी है। क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 24,000 में 20,000 का भाग दे दें तो ये 1.2:1 है। जो करंट एसेट से क्विक एसेट्स बनाने में जो मद कम हुई है वो है स्टॉक, यानी कि अंतर जो रेशियो का आप देख रहे हैं 2 और 1.2 का, यानी 0.8, ये स्टॉक के इक्विवेलेंट है। स्टॉक 1 के बराबर माना जाता है, तो यहाँ पे कम है, इसका मतलब स्टॉक सेल्स में तब्दील हो रहा है, अच्छी स्थिति है ये। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, प्रॉफिट हमने लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो 14,000 रुपया, और उसमें सेल्स 1,20,000 का भाग दे दें तो ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है रेशियो 11.67। इसी प्रकार से रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ध्यान रहे टोटल एसेट का मतलब बैलेंस शीट की टोटल है, लेकिन उसमें से मिसलेनियस एक्सपेंसेस घटाए हुए होंगे। और ध्यान रखें अगर फिक्स एसेट्स ग्रॉस बतला रखी है एसेट साइड में और उसका डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में बतलाया हुआ है प्रश्न में, तो वो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर आप घटा देंगे। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स के लिए प्राय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें ब्याज जोड़ा हुआ ही लिया जाता है, जैसे अगर प्रश्न में कोई विशेष सूचना ना दे रखी हो इस संदर्भ में। तो ये हमने कंप्यूट किया था अभी 16,000 रुपया, 14,000 रुपया तो प्रॉफिट था और 2,000 रुपया ब्याज था, तो मिला के 16,000 रुपया, 1,00,000 रुपया टोटल एसेट है, बैलेंस शीट की टोटल 16% टोटल एसेट के ऊपर रिटर्न है, ROTA।
यहाँ पे ROTTA भी हो सकता था, रिटर्न ऑन टोटल टेंजिबल एसेट, तो नीचे हम टोटल एसेट की जगह पे टोटल टेंजिबल एसेट्स ही लेते, यानी 48,000 ही लेते, 12,000 कम हो जाता। और साथ में उसमें जोड़ देते हम करंट एसेट्स को, तो 48,000 और टोटल बैलेंस शीट है 1 लाख की, तो 12,000 कम कर देंगे, तो शेष राशि यहाँ पे 88,000 टोटल टेंजिबल एसेट की आ जाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कुल मिला के प्रॉफिट था अपना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000 रुपये का, उसमें हमने 2,000 रुपये टैक्स का और 2,000 रुपये ब्याज का जोड़ा, तो ये 18,000 रुपये। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वर्क हमने पीछे कंप्यूट किया है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट का योग, तो ये रिटर्न बन रहा है 22.5%। डेट इक्विटी रेशियो, डेट्स अपॉन इक्विटी, यहाँ पर हमने डेट्स लिए हैं एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में भी केवल लॉन्ग टर्म ही लिया हमने, अगर चाहें तो इसमें हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को जोड़ सकते हैं, तब ये टोटल डेट्स कहला जाएंगे, करंट लाइबिलिटी इसमें और जुड़ जाएगी। फिलहाल डेट्स अपॉन इक्विटी 20,000 में 60,000 का भाग देते हैं, 0.33:1 डेट काफी कम है इस व्यवसाय में। प्रॉप्राइटरी रेशियो, प्रॉप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, 60,000 में 1 लाख का भाग दें, 0.6:1। और ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से घटाना पड़ता है। फिलहाल प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही यहाँ पर लिखा हुआ है 14,000 रुपये, इसमें 60,000 प्रॉपराइटर फंड या इक्विटी का भाग दे दें, तो 23.33%। तो इस प्रकार से ये विभिन्न रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर प्रश्न में कोई उपयुक्त आधार दिया हुआ हो तो तुलना करके हम इस कंपनी की स्थिति को बता सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अपने को दिया हुआ है, गिवन है, लेफ्ट साइड में देखें तो लायबिलिटीज हैं और राइट साइड में देखें इस टेबल के तो ये एसेट्स हैं। इक्विटी कैपिटल दे रखी है एट द रेट ऑफ 100 ईच, टोटल 25 लाख रुपए की अगर इक्विटी कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 25,000 शेयर इस कंपनी के इशू हैं और 100 रुपीज पेड अप वैल्यू अपने को दे रखी है। जनरल रिजर्व इसी प्रकार से दे रखा है 25 लाख रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपया, सिक्योर्ड लोन है वो है 30 लाख रुपए के, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं 20 लाख रुपए की, ट्रेड पेबल हैं 10 लाख रुपए के, अदर करंट लायबिलिटीज हैं 3 लाख रुपए की, टोटल इस बैलेंस शीट की लायबिलिटी है 1,15 लाख रुपए। इसी प्रकार एसेट साइड में देखें तो फिक्स एसेट्स नेट दी हुई है अपने को 40 लाख रुपए की, करंट एसेट्स में आप देखें कैश 21 लाख रुपए का, डेटर्स 10 लाख रुपए के, स्टॉक 42 लाख रुपए का, अदर करंट एसेट्स जो हैं वो हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ के नाम से, वो हैं 2 लाख रुपए। ये फिक्टिशियस एसेट है, ये भले ही करंट एसेट के टाइटल में हो या अलग से प्रदर्शित की गई हो, ये टोटल एसेट में शामिल नहीं की जाती, एक। और दूसरा, जब हम इक्विटी या प्रॉपराइटर्स फंड की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके योग में से इसको घटाया जाएगा, टोटल एसेट की गणना करेंगे तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट में से भी इसको छोड़ा जाएगा। हमें और सूचना दी गई है, ड्यूरिंग द ईयर ₹5 लाख वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब जो आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपया, वो 5 लाख रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद का है। तो टोटल प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है और उसके बाद का जो अमाउंट बचा हुआ है वो बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट 5 लाख रुपया, यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसके ऊपर ब्याज है, ये 5 लाख रुपया जो चुकाया गया है व्यवसाय के द्वारा। रेट ऑफ टैक्स 30% है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी होता है उसमें से 30% अगर घटा दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी 70% रह जाएगा। सेल्स फॉर द ईयर 20 लाख, 20 लाख रुपए की सेल्स है, कैलकुलेट करना है हमें। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉपराइटरी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, अर्निंग पर शेयर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। में दी गई सूचनाओं से जो हमें विभिन्न रेशियो कैलकुलेट करने हैं, उन रेशियो के फार्मूले में, सूत्र में अंश और हर पक्ष में
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पक्ष में जो विभिन्न मदें आएंगी वो मदें आपके सामने पहले कॉलम में प्रदर्शित हैं, और उसकी गणना के लिए सवाल में जो जो मदें हैं वो दूसरे कॉलम में, इन चीजों को हमने योग किया है, उनकी राशियों को हमने बैलेंस शीट या अन्य सूचनाओं से लिया है तीसरे कॉलम में, और इन मदों का योग अंतिम कॉलम में प्रदर्शित है। करंट एसेट्स में इस प्रश्न में कैश, डेटर्स और स्टॉक दिए हुए हैं, इनका योग है 73 लाख। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज हैं, इनका योग है, बैलेंस शीट से मदद लिए हैं और इनका योग है 33 लाख रुपया। डेट्स में एक ही आइटम हमें प्रश्न में दे रखा है, सिक्योर्ड लोन 30 लाख रुपए का। इक्विटी में शेयर कैपिटल में जनरल रिजर्व जोड़ दीजिए, P&L अकाउंट को जोड़ दीजिए, और एसेट साइड में अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट के नाम से कोई मद है तो उसको हम घटा देते हैं। इस प्रकार से ये इक्विटी आ जाएगी 50 लाख रुपया। प्रोप्राइटर्स फंड इक्विटी के इक्विवेलेंट ही होता है। इक्विटी अभी अपन ने ऊपर कंप्यूट की है 50 लाख रुपया। इसी का प्रोप्राइटर फंड का ही और नाम है नेटवर्थ, ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसी को कहते हैं। टोटल एसेट्स हैं वो फिक्स एसेट्स अपने को लेनी है, नेट जो प्रश्न में दे रखी है, और करंट एसेट्स में एक्सक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो मदे हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 40 लाख की फिक्स एसेट्स है और 2 लाख करंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, स्टॉक, रिसीवेबल्स वगैरह मिला के 73 लाख, जिसमें से मिसलेनियस एक्सपेंसेस या अदर करंट एसेट को छोड़ दिया गया है। तो ये टोटल एसेट हुई हैं 1 करोड़ 13 लाख। देखिए बैलेंस शीट का टोटल है 1 करोड़ 15 लाख। इसमें से अगर आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 लाख को घटा दें तो 1 करोड़ 13 लाख ऐसे भी आ जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट सेल्स में से कैश सेल्स को हम घटा दें, कैश सेल्स प्रश्न में है नहीं, तो जो सेल्स दे रखी है वही नेट क्रेडिट सेल्स है इस सवाल में। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंशियल डिविडेंड अगर कोई है तो वो घटा दिया जाता है, परंतु इस सवाल में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं होगा। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहां पर प्रदर्शित है, और नीचे वाले दूसरे टेबल में हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कंप्यूट किया गया है वो प्रदर्शित किया हुआ है। एवरेज रिसीवेबल्स, इसका मतलब है ओपनिंग डेटर्स और बीआर में क्लोजिंग डेटर्स और बीआर को जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए, यानी कि डिवाइड बाई 2, ये एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएगा 30 लाख रुपया। बैलेंस शीट में हमें अगले जो टेबल है उसमें देखें आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, इसका मतलब जो शेष बचा हुआ है वो है जो बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया है वो अमाउंट है 2 लाख रुपया। बैलेंस शीट में हम वो राशि ले जाते हैं लाभ हानि खाते से जिसमें कि पुराने लाभ का समायोजन इस वर्ष के लाभ के साथ में किया जाता है, और उसके बाद में उसमें से अगर रिजर्व में कोई ट्रांसफर किया गया है तो वो घटा दिया जाता है, और प्रेफरेंशियल डिविडेंड अगर कोई है तो वो पहले उससे घटा दिया जाता है। तो इस सवाल में प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं है, और अपने को प्रश्न में बता रखा है सूचनाओं में कि 5 लाख रुपया सामान्य संचय में ट्रांसफर किया गया, तो वो 5 लाख रुपया इस 2 लाख में जोड़ दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 7 लाख रुपया। फिर चौथी लाइन में देखिए आप, टैक्स हमें जोड़ना है ताकि कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाए, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एक्चुअली 70% है क्योंकि रेट ऑफ टैक्स इज 30%। तो हमें ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा इस 7 लाख को कि मल्टीप्लाइड बाई 30/70 किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 30% अगर कर की दर है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 7 लाख है वो है 70 के बराबर, तो प्रॉफिट इस टैक्स कितने रुपए के बराबर होगा, तो 3 लाख रुपया टैक्स के बराबर हो जाएगा, और साथ में अगर 3 जोड़ दें तो 10 लाख रुपया बिफोर टैक्स हो जाएगा। रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है 10 लाख, इसमें से इसका 30% माइनस कर दे 3 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख बचना चाहिए, जो कि है। इंटरेस्ट प्रश्न में दे रखा है 5 लाख रुपया, अगर वो जोड़ दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया। इसी प्रश्न में प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर अपने को चाहिए होता है तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिख रहा है 7 लाख रुपया, इसको अलग से लेके इसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड को घटा देते तो वो भी आ जाता।
स्लाइड पर आप वो रेशियो देख रहे हैं जो हमसे पूछे गए हैं गणना करने के लिए, जिनके लिए कहा गया है, तो वो कैलकुलेट किए गए हैं। तो पहले कॉलम में वो सारे रेशियो हैं जो कि प्रश्न में दे रखे हैं, दूसरे कॉलम में इनका सूत्र है कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तीसरे अगले कॉलम में आप देख रहे हैं तो ये राशियां हमने पिछली वाली स्लाइड से ली है, क्योंकि इनकी गणनाएं हमने वर्किंग सारे पिछली वाली स्लाइड पे दे दिए हैं, तो वहां से ये राशियां ले ली हैं। और अंतिम कॉलम में आप देख रहे हैं कि इन रेशियो जो प्रश्न में पूछे गए उनका प्रदर्शन किस प्रकार से होना चाहिए वो यहाँ पे दर्शा रखा है। कोई अनुपात में है, कोई टाइम्स में है, कोई प्रतिशत में है, तो जैसी भी उस रेशियो को प्रदर्शित किया जाना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। करंट रेशियो अभी हमने पिछले वाले सवाल में भी देखा था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये कैलकुलेशन पिछले स्लाइड में है 2.21:1, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की तुलना में 2.21 टाइम्स हैं। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, आप अगर यहाँ पे चाहें तो टोटल डेट्स भी ले सकते हैं। टोटल डेट्स का मतलब क्या हो गया कि जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उनके साथ में आप करंट लायबिलिटी को भी जोड़ दीजिए। फिलहाल डेट्स अपॉन इक्विटी, डेट्स हमने कंप्यूट किया था 30 लाख रुपया जो प्रश्न में दे रखा था सिक्योर्ड लोन के नाम से, और इक्विटी हमने जोड़ी थी तो वो 50 लाख रुपया, तो रेशियो इज 0.6:1, यानी कि डेट इक्विटी की तुलना में केवल 0.6 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये पिछली स्लाइड में हमने दूसरी टेबल में कंप्यूट किया था। इसमें इंटरेस्ट चार्जेस प्रश्न में दे रखे हैं 5 लाख का भाग दे देंगे तो ये 3 टाइम्स। प्रॉपर्टी रेशियो, प्रॉपर्टाइज फंड अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में ध्यान रखें बैलेंस शीट की टोटल नहीं लेना है और उसमें से मिसलेनियस एक्सपेंसेस को घटाना है, और फिक्स एसेट्स इसमें नेट लेनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो प्रॉपर्टी रेशियो इज 0.44:1। टोटल एसेट में प्रॉपर्टाइज फंड का भाग है 0.44। नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके उसमें नेट सेल्स का भाग दें, इंटू 100 भी करें, यहाँ पे प्रतिशत में निकलेगा ये रेशियो, तो ये 35%। ऐसे ही रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स अगर अपन देखें तो फिर वही बात कि टोटल एसेट्स जब अपने को लेना है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को छोड़ दीजिए और फिक्स एसेट्स जो है उनको नेट यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन लीजिए। टोटल एसेट के लिए नॉर्मली हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट को जोड़ के आधार बनाते हैं, तो प्रश्न में अगर कोई और सूचना नहीं है तो इसमें पीएटी और इंटरेस्ट का योग है वो है 12 लाख रुपया, तो ये रेशियो आ जाएगा 10.62%। इसी प्रकार से अर्निंग पर शेयर कि अंशधारियों को एक शेयर के ऊपर कितनी कमाई ये व्यवसाय करके दे रहा है, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ये है 7 लाख रुपया। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स हमने बैलेंस शीट में देखा था कि 25 लाख की पूंजी है और एक शेयर 100 रुपये का है, तो 25,000 शेयर थे, तो 25,000 शेयर का भाग देते तो इट कम्स टू ₹28.00, यानी कि एक शेयर के ऊपर ये व्यवसाय 28 रुपया कमा रहा है। 100 रुपये के एक अंकित मूल्य के शेयर के ऊपर, फेस वैल्यू के शेयर पर 28 रुपया अर्निंग की जा रही है इस व्यवसाय के द्वारा। एंड लास्ट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगर ये अवधि में कैलकुलेट किया जाए तो इसका सूत्र है एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें डेटर्स के दे रखे होते तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल हमने बैलेंस शीट का टोटल इसमें बैलेंस शीट की में प्रदर्शित राशि ली है, तो 10 लाख रुपए के एवरेज रिसीवेबल्स हैं और क्रेडिट सेल्स के बराबर ही है क्योंकि कैश सेल्स नहीं है 20 लाख इंटू 365। हम डेज में कंप्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे 365, और अगर अपन मंथ में चाहें तो मल्टीप्लाइड बाई 12 कर सकते हैं और वीक्स में चाहें तो मल्टीप्लाइड बाई 52 कर सकते हैं। फिलहाल इट कम्स टू 182.5 डेज, यानी कि करीब 6 महीने की उधार है। 6 महीने बाद हमें उधार विक्रय का पैसा डेटर्स के थ्रू वापस मिलता है। तो इस प्रकार से विभिन्न रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें कोई आधार दिया हुआ हो दूसरी कंपनी का या गत वर्ष का आधार दिया हो तो हम तुलना करके बता सकते हैं कि इस वर्ष या दूसरी कंपनी की तुलना में इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, इसका निष्पादन स्तर क्या रहा है। तो इस प्रकार से आप मदों को ध्यान में रखिए और वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और वर्टिकल फॉर्म ऑफ P&L अकाउंट को भी देखिए, वहां से हमें ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से लावानी खाता या चिट्ठे में से राशियों को लेकर विभिन्न मदों की गणना की जाती है। धन्यवाद।